नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार मौर्य और नर्सिंग एकेडमी के शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं अपने बूस्टर सीरीज के लेक्चर नंबर 3 के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूं और आज हम इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम का पेम्फाइगस जो डिसऑर्डर है, जो डिजीज कंडीशन है, उसको हम अच्छे से क्लियर करते हुए पढ़ेंगे और इन डिटेल इसकी थ्योरी को नोट करते हुए चलेंगे। तो चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। पेम्फाइगस क्या होता है? पेम्फाइगस डिजीज कंडीशन के बारे में जानते हैं। पेम्फाइगस इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। क्या होती है? एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है जिसके अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है मिस्टेकली क्या करता है, अपने ही एपिडर्मल सेल्स को किल करना शुरू कर देता है। पेम्फाइगस क्या है? एक ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन है जिसके अंदर जो अपना इम्यून सिस्टम है वो मिस्टेकली क्या कर देता है, अपनी जो एपिडर्मल लेयर्स है, जो अपनी टॉप लेयर की जो टॉप लेयर है अपनी स्किन की, उसको किल करना, उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो इसके अंदर क्या होगा, एपिडर्मिस और म्यूकस मेम्ब्रेन को ये डिस्ट्रॉय करेगा, उस पर अटैक कर देगा, जिसकी वजह से ये डिजीज कंडीशन स्किन के अंदर आ जाएंगी। इसकी इटियोलॉजीज क्या है? इटियोलॉजीज क्या है इसकी ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन, जेनेटिक फैक्टर, बैक्टीरियल या वायरल इंफेक्शन, कार्सिनोजन या कोई डिजीज कंडीशन की वजह से, कोई ऑटो इम्यून डिजीज हुआ है उसकी वजह से, कोई जेनेटिक फैक्टर की वजह से, या कोई बैक्टीरियल या वायरल कंडीशन आ गई है उसकी वजह से, कार्सिनोजन कोई कैंसरस एजेंट्स हैं उनकी वजह से, और कोई बैक्टीरियल डिजीज कंडीशन है उसकी वजह से ये डिजीज हो सकती है। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? इसकी पैथोफिजियोलॉजी जानने के लिए आपको पेम्फाइगस जो होगा वो एंटीबॉडी डायरेक्टेड है। पेम्फाइगस क्या है? पहला स्टेप क्या है? पेम्फाइगस जो है एंटीबॉडी डायरेक्टेड है। अगर एंटीबॉडीज के साथ कुछ चेंजेस हुए तो इम्यून सिस्टम के साथ कुछ अल्टरेशंस होंगी और अल्टरेशंस होते ही ये अटैक करना शुरू कर देगा, किसके ऊपर? डर्मिस लेयर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देगा। उसके बाद अगेंस्ट अ स्पेसिफिक सेल सरफेस, ये कहां एक्ट करेगा? एक स्पेसिफिक सेल सरफेस के अगेंस्ट एक्ट करेगा, जिसके अंदर क्या बनेंगे, एक ब्लिस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी और उसके बाद पेम्फाइगस कोज हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो अपनी एपिडर्मल और म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देगा और अटैक करते ही ये डिजीज कंडीशन कोज हो जाएगी, जिसको हम पेम्फाइगस बोल रहे हैं। उसके बाद पेम्फाइगस जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? पेम्फाइगस जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पेम्फाइगस वेल्गेरिस, पेम्फाइगस फोलिएसियस और पेम्फाइगस पैरानियोप्लास्टिक। पेम्फाइगस 3 तरीके के होते हैं, पैरानियोप्लास्टिक, पेम्फाइगस फोलिएसियस और पेम्फाइगस वेल्गेरिस। तो आपको ये टाइप याद रखने हैं कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स इसके अंदर कौन कौन से हैं, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं? ओरल लीजन और इररेगुलर शेप्ड। ओरल लीजन हो सकते हैं और इररेगुलर शेप के होंगे। पेनफुल और इजिली ब्लीडिंग जो होगी वो ओकर हो जाएगी। पेनफुल होगा ये डिजीज कंडीशन के अंदर और इजिली ब्लीडिंग ओकर हो सकती है। और जो हीलिंग है वो बहुत स्लो होती है इसकी, क्योंकि ऑटो इम्यून जो कंडीशन है वो जल्दी से ट्रीटेबल नहीं होता है। अपना जो ऑटो इम्यून है बार बार अपनी एपिडर्मल सेल्स को किल करता रहता है, इसलिए डिजीज कंडीशन जल्दी ट्रीट नहीं हो पाती। ऊजिंग होगी, ऊजिंग पेन ये जनरेट होता रहेगा, जो स्किन का बिलो एनलार्ज हो जाएगा, रप्चर होगा और लार्ज पेनफुल एरिया छोड़कर चला जाएगा। मतलब कि पेन बहुत ज्यादा होगा, ऊजिंग जनरेट होगी और हीलिंग होगी वो बहुत स्लो होगी, लीजन की कंडीशन भी जनरेट होगी। और इसके अंदर हम क्या समझते हैं और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जान लेते हैं। कौन कौन से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इसके अंदर इंपॉर्टेंट है? पहला तो हिस्ट्री कलेक्शन, सेकंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन मस्ट। उसके बाद सीबीसी बायोप्सी टेस्ट फॉर द लीजन और एलर्जी टेस्ट। लीजन के लिए बायोप्सी टेस्ट करेंगे और एलर्जी टेस्ट करेंगे, कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं तो हो गई है कि हमारा एंटीबॉडी और एंटीजन एंटीबॉडी सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है जिसकी वजह से। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस जनरेट हो सकते हैं, एक बार कॉम्प्लिकेशंस को भी पढ़ लेते हैं। कभी कभार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में 2 नंबर में सीधा यही पूछ लेता है कि इस डिजीज कंडीशंस की आप कॉम्प्लिकेशंस बता दीजिए। तो आपको सभी डिजीज कंडीशन की जो इंपॉर्टेंट है उनकी कॉम्प्लिकेशंस हम बताते हुए चलेंगे, तो आप कॉम्प्लिकेशंस नोट करते हुए चलते रहिएगा। कि कॉम्प्लिकेशन का मतलब यही है कि अगर ये डिजीज कंडीशन कंटिन्यू रह गई कुछ समय तक तो क्या क्या सेकेंडरी चांसेस हैं कुछ डेवलप होने के, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आने के, कुछ सीरियस कंडीशंस जनरेट होने के। तो इसके अंदर क्या क्या है?
सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, और थर्ड क्या है, हाइप्रो एल्बुमिनिया की कंडीशन जनरेट हो सकती है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस आप जरूर से जरूर याद रखिए। उसके बाद मैनेजमेंट के अंदर क्या आएगा, मैनेजमेंट के अंदर कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो हाई डोज के अंदर हमें इसके अंदर देने होते हैं। क्या करने होते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो हाई डोज के अंदर देने हैं। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स, जो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स है जैसे कि एग्जांपल एजेथ्रोपाइन जो हमें उसे हाई कंडीशन में देना है, और प्लाज्मोफोरेसिस जो कि प्लाज्मा एक्सचेंज होता है, प्लाज्मोफोरेसिस कराना है जो कि प्लाज्मा एक्सचेंज होता है, जिसके अंदर जो ये क्या करेगा, डिक्रीज क्या करेगा, ये एंटीबॉडी का लेवल हमारी बॉडी के अंदर डिक्रीज कर देगा, जिससे एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन कम हो जाएगा। तो प्लाज्माफोरेसिस इसके अंदर कराना है। एजेथ्रोपाइन जो इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट है वो देना है, और कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हाई डोज में देना है। न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट के अंदर इसके अंदर जो डाइट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले नहीं करता है, बट आपको ये पता करना है कि इसके अंदर जो हमें फ्राइड फूड्स, जंक फूड, इन सभी को अवॉइड करना है और गुड न्यूट्रिशन को मेंटेन करना है। और इसके अलावा नर्सिंग मैनेजमेंट में आपको इसके अंदर क्या पॉइंट रखने हैं कि आपको ऐसी डाइट लेनी है जिससे आप जो एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन है वो फॉलो अप ना करें, उसमें कुछ एड ऑन ना करें, क्योंकि अगर कोई एलर्जिक फूड है जो आपको जिससे एलर्जी क्रिएट होती है, ऐसा कोई फूड इंजेस्ट नहीं करना है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इन पर लिक्विड्स पर ध्यान देना है, हाइड्रेशन को मेंटेन करके रखना है, तो ये कंडीशन जल्दी से जल्दी ठीक होने के चांसेस है। तो यहाँ पर ये डिजीज कंडीशन खत्म होती है जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पेम्फाइगस के अंदर पेम्फाइगस क्या होता है वो जाना, उसके बाद हमने इसके जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स या कॉजेज होते हैं वो जाने, उसके बाद हमने इसका टाइप्स जाना, फिर हमने इसके साइन एंड सिम्टम्स, पैथोलॉजी जानी कि पैथोलॉजी डिजीज कंडीशन कैसे कॉज होती है, और उसके बाद फिर हमने डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, फिर उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस जाने हैं इसके। उसके बाद हमने पढ़ा है कि कैसे इसका ट्रीटमेंट होगा, मेडिकल मैनेजमेंट क्या है इसका, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हमने जाना, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट क्या है, और नर्सिंग इम्प्लीकेशंस मैंने आपको वर्बली बताया। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से नोट करना है। यहाँ पर हमारी इंटीग्रेटिव सिस्टम की थर्ड डिजीज भी आज कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं नई ऐसी ही एक धमाकेदार शॉर्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।